नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने फैसला लिया। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों से इन तस्वीरों को हटा दे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, अब चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद में जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें पीएम मोदी की फोटो और उनका एक संदेश लिखा है कोरोना को लेकर, उसको हटाने के लिए चुनाव आयोग ने यह आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया। किस प्रकार से देखते हैं इसको? जी देखिए उमंग जी, लगातार जहां चुनाव है, विशेषकर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी और भाजपा में आपस में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे की शिकायतों में काफी हद तक जुटी हुई हैं। उसी के तहत टीएमसी ने इसको लेकर शिकायत की थी कि कोरोना वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फोटो प्रयोग में ली जा रही है उसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहे थे। चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी, तो उस पर अब चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया है और एक निर्णय देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माना जा सकता है, क्योंकि आप समझिए कि कोरोना वैक्सीनेशन का पहले तो विरोध किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा कि वैक्सीन का पता नहीं कितना असर होगा, ये कितने स्तर तक परखी गई है या नहीं परखी गई है। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पे इंडिया में लगाई जा रही है और लगभग 150 से ज्यादा देशों को हमारा देश सप्लाई कर रहा है, तो उसके बाद कहीं लग रहा है ये चुनावी मुद्दा ना बन जाए और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ना उठा ले, तो इसका एडवांटेज ना ले पाए। उसको देखते हुए टीएमसी ने इस पर रोक लगवाने के लिए एक अपील की थी, जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया और कहा है कि सभी चुनावी राज्यों में जहां पे सर्टिफिकेट दिए जाने वहां पर इन पर रोक लगा दी जाती है। जी उमंग जी। लेकिन प्रशांत, जिस प्रकार से देखा गया है, अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी भी अभियान की हम बात करें तो हर उस अभियान में या तो स्वास्थ्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और उनका एक संदेश, तो हम कह सकते हैं कि काफी पहले से ऐसा हो रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हर अभियान में इस प्रकार की तस्वीर और संदेश तो देखा ही जाता है, तो ऐसे में क्यों इनको चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है? जी देखिए उमंग जी, शुरू से हमेशा ऐसा हुआ है कि इस फोटोओं का, संदेश का या कोई मार्का का प्रयोग भारत सरकार का हो, प्रधानमंत्री का हो या हेल्थ मिनिस्ट्री का हो, उसका प्रयोग हमेशा से होता आया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन जिस लेवल पे हो रहा है और जो कोरोना वैक्सीन की डोज पूरे विश्वव्यापी स्तर पे भारत की डिमांड बढ़ी और भारत ने जिस बड़े भाई की भूमिका में आते हुए 150 से ज्यादा देशों को सप्लाई दी है, तो कहीं वो एक मुद्दा ना बन जाए, चुनावी मुद्दा ना बन जाए और भाजपा उसका बेनिफिट ना ले ले, एडवांटेज लेते हुए ये ना कहे कि देखिए ये हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अगर हम बंगाल में आएंगे तो हम उसका और बेनिफिट देंगे। इसको देखते हुए देखिए शिकायत की थी। उसके अलावा वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख के मांग भी की थी कि पश्चिम बंगाल के लिए एक्स्ट्रा डोज दी जाए, क्योंकि वहां इलेक्शन होने, लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है। अगर उसके लिए चाहिए तो पश्चिम बंगाल सरकार अतिरिक्त पैसा भी दे सकती है, यानी कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने कहा था कि हम पैसा दे सकते हैं। तो सारा कुछ अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। जी उमंग जी। जी प्रशांत, लेकिन अगर बात वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की है तो जैसा कि अभी आपने भी बताया, और संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जहां जहां पर भारत ने कोरोना की वैक्सीन भेजी है, हर जगह ये पता है कि ये भारत सरकार के प्रयासों का ही ये नतीजा है। अब ठीक है, हम अगर इसको देश से जोड़कर देखें, भारत की सरकार है, अब वो एक अलग बात है कि इस समय सरकार बीजेपी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इन सारी चीजों को देखें अगर, तो सर्टिफिकेट से फोटो हटाने से क्या होगा? ये तो पूरे देश में पता है कि ये कोरोना वैक्सीनेशन किसकी सरकार में आया है, और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि पहले वैक्सीन की भी खिलाफत हो रही थी कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अगर इन सभी चीजों को देख लें तो पूरे देश में जिस वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है उससे तो एक मैसेज साफ ही जा रहा है कि ये बीजेपी यानी कि केंद्र में जो सरकार है उसके प्रयासों से हुआ है। तो सर्टिफिकेट से फोटो हटाने से क्या होगा?
जी देखिए उमंग जी, सर्टिफिकेट से फोटो हटाने से सिर्फ इतना है कि बीजेपी कहीं ज्यादा एडवांटेज ना ले जाए, उसे कैसे रोका जाए, तो वो अब हर हथकंडे विपक्षी पार्टियों द्वारा अपनाए जाएंगे, चाहे वो टीएमसी हो या अन्य कोई दल हो। आप देखिए कि ये तो वैक्सीनेशन का मामला है, इसके अलावा मुस्लिम प्रत्याशी जो पिछली बार बहुत ज्यादा संख्या में हो गए थे, टीएमसी पहली बार जब सत्ता में आई उससे दुगने से ज्यादा उसने दूसरी बार जब सत्ता में आई तब मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उसने मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटाई है। तो इसी प्रकार से ये वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, इसमें भी वो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर की फोटो आए, तो वो हर वो प्रयास करना चाह रहे हैं जिससे कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने से रोका जा सके। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, अब खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि सर्टिफिकेट से फोटो हटाने से कितना कुछ असर इन चुनावों में देखा जाएगा। ये तो खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उस सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा ली जाए। तो ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब चुनावी खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को हुंकार के साथ 291 उम्मीदवारों का ऐलान किया। तो वहीं दीदी ने अपना रंग क्षेत्र नंदीग्राम को चुना है और अब बारी बीजेपी की है, जहां नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सियासी खेले का शंखनाद पूरे तेवर के साथ किया। दीदी ने अपने 291 योद्धाओं का ऐलान किया और खुद के लिए उस नंदीग्राम के मैदान को चुना जहां से दीदी के टर्निंग पॉइंट की कहानी शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल के महाभारत का कुरुक्षेत्र अब नंदीग्राम बन चुका है, जहां से तय होगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। 10 तारीख को दीदी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन वो नंदीग्राम के मंच से हुंकार भरेंगी। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, आज वो बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा कार्ड है। और ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का दांव खेलेगी, जिसका ऐलान अगले कुछ घंटों में हो सकता है। बीजेपी की बंगाल चुनाव पर हुई कोर मीटिंग में सबसे ज्यादा माथापच्ची नंदीग्राम को लेकर ही हुई, जहां एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही। तो वहीं दावा भी किया गया कि वो ममता को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं है। शुभेंदु ने कहा कि 50,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि नंदीग्राम से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो नजर हम कह सकते हैं पूरे देश की है वो पश्चिम बंगाल के चुनावों पर है। और जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में रोचक इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई थी और उसके बाद में अब अगर पश्चिम बंगाल भी बीजेपी के खाते में आ जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बार फिर से बीजेपी की साख वापस से बढ़ जाएगी और एक हम कह सकते हैं करारी शिकस्त वो पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पर जुड़े। रमेश जी, पश्चिम बंगाल चुनाव का रण अब तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अपने 291 योद्धाओं की टीम तैयार कर ली है, इसकी घोषणा भी कर दी है और वो खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अभी सीटों पर कह सकते हैं कि एक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ में नंदीग्राम का इस आंदोलन को खड़ा किया था और उस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग सही कह रहे हैं कि नंदीग्राम का चुनाव, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की स्थिति में है। वो तीसरी बार जो है
यादगार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतर रही है, जबकि बीजेपी के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव के बात कहें अपन, तो एक लंबा अरसा रहा है कि वहां पर जो है पहले लेफ्ट पार्टी का जो है लंबे अरसे तक करीब 3.5-4 दशक तक जो है वहां पे उनकी सरकार रही है। और उसके बाद में जब परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन नंदीग्राम से, आपको याद होगा कि नंदीग्राम वह जगह है जहां पर किसानों और मजदूरों का एक आंदोलन चला था लंबे अरसे तक, कि वहां पर औद्योगिकीकरण के खिलाफ एक कंपनी का जो प्रोजेक्ट आने वाला था वहां पर, और वो किसी तरह से नहीं हो पाया कामयाब। लेकिन उसके जो आंदोलन की जो रूपरेखा है वह टीएमसी के लिए और खास करके ममता बनर्जी के लिए जीवनदायिनी साबित हुई कि उसी आंदोलन की क्या कहना चाहिए आधार पर वहां पर एक परिवर्तन हुआ था लंबे अरसे बाद में। तो यह वही जगह है, लिहाजा ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम का जो चुनाव है काफी राजनीतिक मायने से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि दूसरी ओर जो शुभेंदु अधिकारी है वे भी उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ में खड़े रहे थे, और जो परिवर्तन जो हुआ वहां पर वो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। लेकिन अब यह जो चुनाव है, इस बार वाला विधानसभा का चुनाव, वह ममता बनर्जी के लिए भी एक राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि उन्हीं के एक सहयोगी है जो उनके विरोधी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उनको ही वहां से जो उम्मीदवार अपना बनाएगी। लिहाजा ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति की बात कह लो या टीएमसी के जो रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी को पता है कि टीएमसी किस तरह से चुनाव मैदान में उतर रही है। लिहाजा अंदर की जो राजनीतिक जो क्या कहना है जोड़ बाकी गुणा भाग होता है वो शुभेंदु अधिकारी को पता है। लिहाजा वे बीजेपी के लिए किस तरह से फायदेमंद होंगे और एक राजनीतिक जो दृष्टि से लाभ कैसे मिल सकता है, उसी के आधार पर अब ये जो है शतरंज की चाल चली जा रही है। और बीजेपी ने पिछले काफी समय से जो है टीएमसी में जो सेंध मारी है और वो उनके ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पार्टी में शामिल करवा करके एक जो पहल की है, माइलेज लेने की कोशिश करी है। यह तो वक्त बताएगा कि चुनाव के दौरान उनका कितना लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। ममता बनर्जी के लिए ही नहीं, पूरे विपक्ष के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है कि इसी के आधार पर मोदी विरोध और मोदी के पक्ष की बात को क्या कहने जबरदस्ती से उठाया जाएगा। लिहाजा पश्चिमी बंगाल बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है चुनाव, और टीएमसी के लिए भी है। टीएमसी अगर यहाँ से जीतती है तो जो है मोदी विरोधी जो खेमा है वह एक मजबूत होकर के उभरेगा। और जहां तक आसाम की बात है तो आसाम में भी बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह किस हद तक सफल होगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम है निश्चित रूप से जो ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगा। विपक्ष के जो एकता की जो बात कहते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी के सियासी जो एक अलग तरह की जो शख्सियत है उसके ऊपर भी। लिहाजा नंदीग्राम का जो फैसला है वह टीएमसी के लिए और बीजेपी के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल रमेश जी, और अगर देखा जाए तो जिस नंदीग्राम की इतनी चर्चा है, और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि ये वही नंदीग्राम है जहां पर आंदोलन करके, जैसा कि आपने भी बताया कि ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी वो भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस आंदोलन की शुरुआत शुभेंदु अधिकारी ने ही करी थी, और उसके बाद में ममता बनर्जी इस आंदोलन में बाद में आई हैं, और इन दोनों ने मिलकर फिर इस आंदोलन को इतना मजबूत किया कि इस आंदोलन ने सत्ता की चाबी टीएमसी के हाथ में सौंप दी और ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनी। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि यहां पर 30% मुस्लिम आबादी भी है। तो क्या इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया है? वही कह रहे हैं आप कि काफी हद तक चुनावी जो समीकरण है वो राजनीतिक जीत हार का जो है आधार तय करते हैं। अब आप राहुल गांधी को भी देख लीजिए कि अमेठी से वो जो है केरल में जाकर के वायनाड वहां से जो चुनाव लड़ा, तो उसके भी जो राजनीतिक मायने राजनीतिक हलकों में जो चर्चा का विषय रहा, बहस का विषय रहा, वो यही रहा कि वहां पे मुस्लिम आबादी होने के कारण से ही वो
जो है चुनाव जीत पाए, अन्यथा वो किसी और जगह से भी अगर चुनाव लड़ते तो उनके राजनीतिक भविष्य पर जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता, जैसा कि अमेठी में हुआ। ठीक इसी तरह से ममता बनर्जी के बारे में भी यही कहा जा रहा है और बीजेपी जो है लगातार इस बात को हवा दे रही है पिछले कई दिनों से। जब से नंदीग्राम चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है तब से लगा करके बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है और यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो उसकी परंपरागत सीट थी वहां को छोड़ करके वो नंदीग्राम आकर के चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पर एक विशेष वर्ग का जो है आधिपत्य या कहना प्रभुत्व है राजनीतिक दृष्टि से। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब नंदीग्राम के जो लोग हैं वो किस तरह का फैसला करेंगे ये चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ममता बनर्जी के लिए भी यह चुनाव इतना आसान नहीं माना जा रहा है जितना कि वो सोचा समझा जा रहा था, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से बीजेपी वहां आक्रामक तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। और पिछले दिनों जो अपना अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या अन्य जो लोग नेता वहां जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, रैलियों में और जो है रोड शोज कर रहे हैं, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है वह परिवर्तन का भी संकेत देती है। लेकिन यह भीड़ जो है मत परिणाम को किस तरह से प्रभावित करेगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि नंदीग्राम हो या पश्चिमी बंगाल हो, ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच या समझ रही होंगी। लेकिन पुरेश जी, अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक रह चुके हैं और पूर्व मेदिनीपुर उनका गढ़ रहा है और नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिले में ही आता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अगर शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ते हैं, हालांकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, तो उनकी जीत के कितने प्रतिशत यहां पर चांसेस बनते हैं? शुभेंदु अधिकारी का चुनाव लड़ना या न लड़ना ये उनका जो है व्यक्तिगत फैसला हो सकता है या पार्टी जो डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थानीय नेतृत्व होता है, स्थानीय प्रभुत्व वाले जो जनाधार वाले नेता होते हैं, चाहे नंदीग्राम को आप विशेष रूप से कंसंट्रेट होकर अगर नहीं भी अगर माने उसको, लेकिन हाँ इतना जरूर था है कि जब प्रभुत्व वाला व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र का जो मिदनापुर की आप बात कर रहे हो उस इलाके में उसका प्रभुत्व होगा। तो अन्य सीटों की अगर बात करें तो अन्य सीटों पर भी उनका जो है असर दिखाई देता है। चाहे व्यक्तिगत रूप से उस ममता बनर्जी के नंदीग्राम की अगर बात करें तो हो सकता है कि ममता बनर्जी का खुद का व्यक्तित्व और इतना मजबूत हो कि लोग उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का उस रीजन में, उस क्षेत्र में जो प्रभाव होता है, तो नंदीग्राम को छोड़ करके अगर अन्य सीटों की अगर बात करें और उसमें भी अगर वे लोग सफल हो जाते हैं तो ये ममता बनर्जी के पराजय की ही बात कही जाएगी कि वह अपनी सीट तो बचा करके ले जा सकती है, लेकिन अन्य जो सीटें हैं वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाती। लिहाजा शुभेंदु अधिकारी का अगर ममता बनर्जी के सामने सीधा अगर कंटेस्ट होता है तो हो सकता है कि परिणामों में असर दिखाई दे। लेकिन अगर वो इसकी जो सीट है नंदीग्राम की इंडिविजुअल अगर बात करें उस पे अगर थोड़े बहुत जीत हार का अगर असर मतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रभावित हो सकता है, ये नहीं है ये अलग बात हो सकती है। लेकिन उस क्षेत्र विशेष की बात करता है कि शुभेंदु अधिकारी अगर जनाधार वाले उस इलाके के नेता है, सर्वमान्य नेता होता है, तो निश्चित रूप से अन्य सीटों पर उनका जो असर है वह भी दिखाई देगा और यह साबित करेगा कि वे भी जो है जनाधार वाले नेता है और उनका उन इलाकों में कितना असर होता है। ये देखने वाली बात होगी ममता बनर्जी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी उन्हीं को आधार बना करके आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल पुरेश जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि बीजेपी भी किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर लड़ रही है और कौन कौन उसके उम्मीदवार होंगे ये क्लियर हो जाए। हालांकि अभी भी शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सस्पेंस है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराना मुश्किल तो थोड़ा सा है। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी या फिर बीजेपी ये रिस्क लेती है या नहीं, वो तो आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। यहां उन्होंने फसलों की कटाई पर भी खास तौर से बात की। राकेश टिकैत ने बताया कि 13 मार्च को वो बंगाल के लिए रवाना होंगे, जहां किसान बिल और बंगाल के किसानों की फसलों के
एमएसपी पर उनसे बात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बंगाल में होने वाले चुनाव में किसानों को एकजुट करके किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ अलग से रणनीति बनाएंगे। तो ये कहा अपना छा का इंतजाम करो, रोटी पानी का इंतजाम करो और लड़ाई लंबी चलेगी। युद्ध छिड़ गया, युद्ध में से हटना नहीं, मजबूती से युद्ध लड़ना पड़ेगा दिल्ली से। सर अभी 99 दिन आज बीत चुका है, अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो क्या कहना चाहिए? 100 ही मान लिया आज ही, 100 मान लिया हमने, तो आज ही मान दिया हमने, 100 दिन मान लिया आज। कल कैंप प्रोग्राम है क्या? हाँ कल से रोकेंगे। तो सर ये कब तक ऐसे ये चलता रहेगा और क्या चलेगा भाई? अभी एक आध साल चलेगा, ये मुझे लगा सर्दी तक चलेगा, इस साल के लास्ट तक। तो आपको बता दें कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अब एक आंदोलन नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक युद्ध का आगाज हो चुका है। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो अगले साल तक भी हम इस आंदोलन को यूं ही जारी रख सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। प्रशांत, किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन हो चुके हैं और अभी अभी किसानों के तथाकथित नेता राकेश टिकैत की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कह दिया है कि हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं और इस आंदोलन को अभी हम और भी लंबा कर सकते हैं और लंबा भी इतना कि यह आंदोलन अगले साल तक भी खिंच सकता है। एक युद्ध यहां पर छिड़ चुका है केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी उमंग जी, जो लाइन आपने कहा और वो टिकैत जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ गया है, तो ये बात समझनी चाहिए कि युद्ध छिड़ गया है इसका मतलब क्या होता है? क्या देश में गृह युद्ध के हालात हैं? जी। वहीं दूसरी बात, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं तो केएमपी एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है उसे 11 बजे से जाम करने की बात और टोल फ्री करने की बात किसानों की थी, तो वहां किसान इकट्ठा होना हाईवे पे शुरू हो गए हैं। जी। यानी कि ये सरकार पर अब दबाव बनाने के लिए, जैसे पहले इन्होंने इस एक्सप्रेसवे पे आए थे ट्रैक्टर रैली से पहले की अगर हम बात करें, तब भी ये इस एक्सप्रेसवे पे पहले आकर ट्रैक्टर मार्च निकाल के गए थे। उसके बाद गणतंत्र दिवस वाला वो जो कांड हुआ था वो इन्होंने किया था, तो अब फिर उसी एक्सप्रेसवे पे आज आ गए। कुछ समय के लिए 4 से 5 घंटे के लिए किसान परेशान करेंगे और जाम कर देंगे आम जन जीवन को। उसके अलावा दूसरा 8 तारीख को ये महिला दिवस मना रहे हैं, यानी कि जो भी किसान आंदोलन जहां जहां चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, उनकी सारी कमान महिलाओं के हाथ में दे दी जाएगी। तो एक तरह से ये लोग अब उसको उत्सव या त्योहार मनाने लगे हैं। इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वहां जो किसान बैठे हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ना इन्हें आम जनजीवन से मतलब है। इनका एक राजनीतिक उद्देश्य है, उस दिशा में अभी आगे बढ़ गए। क्योंकि आप देखिए, जैसे ये हर कार्य होता है, कोई भी कार्यक्रम आता है उसे वहां मनाने लग जाते हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार के युद्ध के अलावा इन्होंने दूसरी बात एक और कही है कि भाजपा की खिलाफत का एक आदेश आज से चालू हो गया है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए, तो आज से भाजपा हटाओ का अभियान भी हम शुरू करेंगे। यानी कि आपने पहले भी देखा होगा, इनके भाई नरेश टिकैत का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अपने शादी ब्याह तक के कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं को नहीं बुलाएंगे और जो बुलाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा पंचायत की ओर से। तो इस प्रकार से अब देखिए माहौल साफ दिख रहा है कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से एक माहौल तैयार किया जा रहा है। पंजाब की भी अगर हम बात करें तो वहां के भाजपा नेताओं से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने भी धरना देके 100-200 लोग लगातार बैठे हुए हैं और उनमें अधिकतर वो हैं जो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जी उमंग जी। जी, लेकिन प्रशांत, एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से ये ऐलान कर चुके हैं कि ये जो कृषि कानून है ये ऑप्शनल है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरे देश में जिस भी किसान को करनी है वो उसकी इच्छा के ऊपर है, उसके ऊपर ये थोपा नहीं जा रहा है। जिस राज्य को या फिर जिस शहर को या फिर जिस किसान को इन कृषि कानूनों को मानना है वो माने, नहीं मानना ना माने, तो उसके बाद फिर आखिरकार इस आंदोलन का औचित्य क्या रह जाता है? जी देखिए उमंग जी, अगर इस आंदोलन का औचित्य पे ध्यान दें तो आप देखिए सबसे पहले सरकार ने कहा था कि हम संशोधन कर देते हैं जी, लेकिन इन नेताओं ने बात नहीं मानी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज पे रोक लगा दे तो देश का कोई भी रूल नहीं है जो फिर फॉलो किया जाए, उस पे स्टे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो वो स्टे लग गया। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो केंद्र सरकार ने फिर एक प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल के लिए हम स्थगित कर देते हैं, ये उसको भी नहीं माने। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ना तो इन्हें किसानों का हित दिख रहा है ना आम आदमी का, इन्हें सिर्फ अपना हित नजर आ रहा है। क्योंकि
अगर बिलों की बात करें तो इन पे तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। जी जी। दूसरी बात करें तो वो ऑप्शनल है ही। ऑप्शनल के अलावा अगर उस पर रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी कि जब तक उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाए, दोनों पक्ष कमेटी बनाकर अगर चर्चा नहीं करते तब तक ऐसा ही रोक लगा दी है अगले आदेश तक, तो उसके बाद कोई महत्व रह नहीं जाता इस आंदोलन का। ये आंदोलन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि जो राजनीतिक रूप से हाशिए पे चल गए थे, आप देखिए राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ चुके हैं और वो कभी जीत नहीं पाए चुनाव, तो एक माहौल बना रहे हैं क्योंकि यूपी में अब चुनाव आना है, तो उनका कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षाएं हो सकती है कि किसी विपक्षी पार्टी के साथ वो मिल जाएं या कोई खुद का राजनीतिक दल गठित कर ले, जिसके बाद यूपी की सरकार में वो अपनी भागीदारी अच्छे से दिखा सकें। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जाहिर सी बात है तस्वीर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो तो इसी और इशारा करती है कि अब ये आंदोलन और इस आंदोलन में जो भी लोग बैठे हैं, भले ही वो किसान हो, और किसानों ने जिस नेता को अपना सर्वे सर्वा मान रखा है, राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को, तो कहीं ना कहीं अब इनको भी ये समझना चाहिए, और या फिर ये जानबूझ के समझना नहीं चाहते, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि अब ये आंदोलन एक राजनीतिक रूप ले चुका है और अब आने वाले वक्त में खैर पता पड़ेगा कि इस आंदोलन का क्या कुछ हश्र होगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।